हेलो एवरीवन, देखिए अब चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। देखो इसमें हम 13.1 करेंगे। सबसे पहले देखो जो यहाँ पर चैप्टर 13 है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये आपके पास एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर जो है 14 स्टैटिस्टिक्स है और चैप्टर 15 वहाँ प्रोबेबिलिटी है। तो वहाँ का जो 14 और 15 चैप्टर है वो यहाँ चैप्टर 13 में कंबाइन करके दिया हुआ है आपको, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? तो इसमें मिक्स क्वेश्चन चलेंगे स्टैटिस्टिक्स के और प्रोबेबिलिटी के भी, ठीक है। तो 13.1 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो तो यहाँ पर ये हमारे पास देखो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब एमसीक्यूज हैं। तो देखो ज़रा इस एक्सरसाइज के लिए पहला क्वेश्चन देखो क्या है। इन द फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू में ए प्लस में समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। देखो ये जो फॉर्मूला है ये कौन सा फॉर्मूला है बताओ? ये मीन निकालने का फॉर्मूला है, एज्यूम्ड मीन वाला। देखो मीन निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड थे, एक था डायरेक्ट मेथड, एक था एज्यूम्ड मीन मेथड और एक था हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। देखो यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आने से पहले आप 14 और 15 चैप्टर एनसीईआरटी का कर लेना, मैंने वीडियोस डाली हुई हैं वहाँ पर जाकर देख लेना, तब इस चैप्टर पे आना, तब ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आपको, ठीक है। तो आप समझ गए ये फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास मीन निकालने के लिए, जो कि था एज्यूम्ड मीन मेथड। क्लियर? उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा डी आईज आर द डेविएशन फ्रॉम ए ऑफ। मतलब ये कह रहा है कि मीन जब हम निकालते हैं यहाँ पर, तो जो ये डी आई होता है ये क्या होता है, डी आई वैसे क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द क्लास मार्क्स एंड ए। तो ये वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि डी आईज आर द डेविएशन फ्रॉम ए ऑफ। ए से डेविएशन मतलब डिफरेंस बिटवीन दैट ए एंड समथिंग एल्स। तो वो दूसरी टर्म क्या है ए के साथ जो डिफरेंस बनाता है, और ये हमारा डी आई आता है। डी आई वैसे भी क्या है हमारे पास, ये डेविएशन ही है ए और हमारे पास क्लास मार्क्स का, ये हमें पता है क्योंकि डी आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास एक्स आई माइनस में ए, अगर याद है आपको। तो ये एक्स आई क्या होता था हमारे पास, क्लास मार्क्स। तो यानी कि ये जो डिफरेंस है डेविएशन मतलब ये जो डिफरेंस है डी आई का, ये किसके बीच में है, ए और एक्स आई के बीच में। तो ए तो इसने दिया हुआ है, ऑफ डैश कह रहा है आगे, ठीक है ना, तो यानी कि एक्स आई होगा। अब यहाँ देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लासेस। देखो क्लासेस क्या है, यहाँ पर जो ये टर्म क्लासेस यूज़ हो रही है इसका मतलब है क्लास इंटरवल्स। देखो मैं इसमें ना एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर बनाता हूँ एक एग्जांपल। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लास इंटरवल, ठीक है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40, और एक दे दिया मैंने ये 40 to 50 वाला, ठीक है। ये क्लास इंटरवल्स हो गए। इनकी मान लो फ्रीक्वेंसी, ऐसे मैं एक क्वेश्चन का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी फ्रीक्वेंसी मान लेता हूँ, जैसे मान लो मैं 2 3 4 5 1 ऐसे मान ली मैंने फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन है इसका, जैसे आपको मीन निकालने को आया तो आप कैसे निकाल लोगे, पहले आप क्या करते हो, क्लास मार्क्स निकालते हो, दैट इज एक्स आई। अब यहाँ पर ये जो क्लास मार्क्स है, अब इसको हम मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो क्लास मार्क्स होते ही क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल मतलब क्लासेस, ये चीज़ समझ लेना, क्लासेस का मतलब यहाँ क्या है, क्लास इंटरवल्स हैं। और जैसे इसने सेकंड ऑप्शन दिया है अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस, और पहला क्या था, लोअर लिमिट ऑफ द क्लासेस, ठीक है। तो देखो अपर लिमिट और लोअर लिमिट में तो नहीं है ये एक्स आई, देख लो ये वाले, ये इसमें से तो नहीं माइनस करते हम ए को, किस में से माइनस करते हैं हम, मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस क्या होता है, एक्स आई। ये मिड पॉइंट क्यों है, क्लास मार्क्स को मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस क्यों बोल रहे हैं, देखो 0 और ये 10 है, हमें पता है क्लास मार्क्स निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, 5। और ये देख लो 0 से 10 के बीच की वैल्यू नहीं है ये, तभी हम इसको बोल सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस या फिर मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल्स, जो कि हमारे क्लास मार्क्स ही होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए, क्लास मार्क्स को ही हम मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस बोलते हैं। तो यानी कि ये ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, मतलब समझ रहे हो, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर एक्स आई माइनस ए होता है फॉर्मूले में, और एक्स आई क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। जो डेविएशन है ए ऑफ क्या होगा यहाँ पर, मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस के बीच में होता है। फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास मार्क्स, ये डी ऑप्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता। देख लो फ्रीक्वेंसीज थोड़ी यहाँ पर माइनस हो रही हैं ए के साथ। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? जैसे यहाँ पर हम क्लास मार्क्स अभी निकाल रहे थे, तो नेक्स्ट का क्या आएगा हमारे पास, ये 15 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, फिर 35 आ जाएगा, और इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 45। ये हमें पता है, दिस टर्म प्लस दिस टर्म डिवाइड बाई 2, तो 90 डिवाइड बाई 2 45। तो ये होता है मिड पॉइंट ऑफ दैट क्लासेस या फिर मिड पॉइंट ऑफ दैट क्लास इंटरवल। तो 40 और 50 के बीच की वैल्यू क्या है हमारे पास, 45 है। ये चीज़ आपको वैसे भी पता चल रही है। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है जब हमने 14 चैप्टर किया था एनसीईआरटी में स्टैटिस्टिक्स वाला। क्लियर है, चीज़ें समझ में आ गई। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसमें हमारे पास आंसर में, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक। अब ऐसे ही हम इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पर ही। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, वाइल कंप्यूटिंग मीन ऑफ ग्रुप डाटा वी एज्यूम दैट फ्रीक्वेंसीज आर। जब हम मीन निकालते हैं ग्रुप डाटा का तो हम एज्यूम करते हैं दैट फ्रीक्वेंसीज आर, ऑप्शन दिया हुआ है
इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द क्लासेस, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है क्या ओवर ऑल द क्लासेस पे। उसके बाद बी क्या कह रहा है, सेंटर्ड एट द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस। देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले तो ये पता चलना चाहिए आपको, सेंटर्ड का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। देखो जब हम मीन निकालते हैं तो ये जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ये वाली फ्रीक्वेंसीज़, इनको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे करते हैं, ये जो मिड पॉइंट ऑफ दैट क्लासेस है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्लास मार्क्स, ठीक है ना, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट मेथड याद है, वहाँ पर जब हम एक्स बार निकालते हैं वो क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई होता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट मेथड को देखें, और अगर हम एज्यूम्ड मीन को देखें तो ये डेविएशन वाला फॉर्मूला होता है जो ये ऊपर था हमारा, ठीक है ना, डेविएशन ऑफ दैट एक्स आई एंड ए, डिफरेंस बिटवीन द एक्स आई एंड ए, ठीक है। तो वो डी आई होता है हमारा एज्यूम्ड मीन में, तो ये तो एफ आई डी आई के साथ मल्टीप्लाई होता है फ्रीक्वेंसी में। और एक स्टेप डेविएशन होता है, उसमें एफ आई यू आई होता है, ठीक है ना, और यू आई होता है हमारे पास डी आई बाई एच। ये बातें आपको तब समझ में आ रही होंगी अगर आपने पिछला जो चैप्टर है वो किया होगा एन सी आर टी में, जो स्टैटिस्टिक्स वाला था, तब ये बातें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। चलो अब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द क्लासेस, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। इवनली देख लो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो रहा है, ऑल द क्लासेस पे, क्या ये इक्वल है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेंटर्ड एट द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस, मतलब मल्टीप्लिकेशन क्लास मार्क्स के साथ फ्रीक्वेंसी की, ये तो होता ही है। देख लो एफ आई एक्स आई हम निकालते नहीं है क्या डायरेक्ट मेथड में, 5 2 ज़ा 10, 15 3 ज़ा 45, फिर ये 100 आ जाएगा, ये 175 और ये 45, ऐसे निकालते हैं। तो यानी कि सेंटर्ड एट द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस, यानी कि सेंटर्ड एट द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास, क्लास मार्क्स किसके, क्लासेस के, यानी कि क्लास इंटरवल्स के क्लास मार्क्स, इनके साथ ही तो मल्टीप्लाई होता है ये फ्रीक्वेंसी एफ आई एक्स आई। इसलिए यहाँ लिखा हुआ था वी एज्यूम दैट द फ्रीक्वेंसीज आर, ठीक है, सेंटर्ड एट द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस, यानी कि जो ऑप्शन होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, बी होगा। सी और डी भी आप देख सकते हो। देखो सेंटर्ड एट द अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस, क्या हम कभी इनसे मल्टीप्लाई करते हैं इस एफ आई को, अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस मतलब क्लास इंटरवल की अपर लिमिट, मतलब इससे, क्या हम इससे कभी मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसीज़ को, नहीं करते। सेंटर्ड एट द लोअर लिमिट ऑफ द क्लासेस, क्या हम फ्रीक्वेंसीज़ को इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लासेस या फिर क्लास इंटरवल के साथ, नहीं करते। समझ रहे हो ना बात को, ये चीज़ें, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन बी ही सही है, सी और डी तो हो ही नहीं सकते थे, ए भी नहीं हो सकता, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती क्लासेस पे फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। और सेंटर्ड एट द क्लास मार्क्स ऑफ द क्लासेस इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, क्योंकि मल्टीप्लाई जो होती है वो क्लास मार्क्स के साथ ही होती है फ्रीक्वेंसी, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देख लेते हैं। देखो एक वीडियो में हम यहाँ पर 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखो थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इफ़ एक्साइज आर द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ ग्रुप डाटा। कह रहा है अगर एक्स आई जो है हमारे मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल है ग्रुप डाटा के, ये सही है बात। कह रहा है एफ आई जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं और एक्स बार जो है वो मीन है। कहता है देन समेशन ऑफ दैट, देखो ये समेशन ऑफ दैट एफ आई एक्स आई माइनस में एक्स बार क्यों कह रहा है, इज इक्वल टू, ये ऑप्शन दिए हुए हैं A0 B-1 C1 एंड D2। देखो इस समेशन को हम सिग्मा भी बोलते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन होना समेशन क्या है, ठीक है। देखो अब सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं, इसके मतलब ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो देखो समेशन जो है ये एफ आई एक्स आई के साथ भी आएगा और ये समेशन जो होगा एक्स बार के साथ भी आएगा, ठीक है। अब हम अगर देखें एफ आई एक्स आई कौन सा फॉर्मूले में आता है, ये हमारे पास ये आता है मीन के डायरेक्ट मेथड में। तो देखो ऐसे हम निकालते थे, मीन एक्स बार इज इक्वल टू में एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। तो ये देखो नीचे जो भी ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं इन सब का सम, जैसे यहाँ ये फ्रीक्वेंसीज होती थी, इन सब का सम होता था। जैसे अगर हम करें 3 और 2 5 और 4 9 और 5 14 और 1 15, ठीक है ना। तो ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता था, दैट इज एफ आई, ठीक है ना। समेशन ऑफ एफ आई क्या है, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। और इसी को हम एन से भी लिखते हैं, ये चीज़ याद रखना। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम किससे लिखते हैं, एन से भी लिखते हैं, या फिर हम समेशन ऑफ एफ आई से भी लिखते हैं इसको, ठीक है। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स बार इज इक्वल टू में समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई को मैं एन लिख सकता हूँ, और यहाँ से देखो ये एन एक्स बार समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आ जाएगा, समझ लो, एन को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो यानी कि समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू एन एक्स बार मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रख दी मैंने। अब देखो ये जो समेशन ऑफ एक्स बार है, देखो एक्स बार का कभी भी समेशन नहीं होता। पहले तो बार समेशन मतलब क्या होता है, ऐड करना सभी को, तो मीन तो एक ही निकलता है, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ मीन्स तो नहीं हो सकते, जैसे कि फ्रीक्वेंसीज तो बहुत सारी थी, उन सबको एडअप किया, जैसे समेशन ऑफ एफ आई है, ठीक है। ऐसी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई में ये एफ आई एक्स आई को इनको सबको ऐड करते थे। लेकिन जो एक्स बार होता है वो तो एक ही होता है ना, तो इसका समेशन तो नहीं हो सकता, यानी कि ये तो कांस्टेंट वैल्यू में आएगा। तो ये बाहर लिखते हैं हम यहाँ पर एक्स बार, तो समेशन ऑफ 1 आ गया। समझ पा रहे हो ये बात। समेशन ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, एन होती है, ये चीज़ याद रखना। देखो समेशन ऑफ 1 को मैं एन क्यों बोल रहा हूँ, देखो समेशन ऑफ 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1
कितनी बार ऐड हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ डिपेंड ऑन द एन। अगर वो 10 टाइम्स ऐड हो रहा है तो यानी कि 1 + 1 + 1 प्लस अप टू कितना मान लो 10 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, तो हमें पता है ये 10 1 है, तो आंसर क्या होगा 10 ही होगा। 1 1 1 कितने, ये 10 है, उन सबको ऐड करेंगे तो 10 होंगे। अब ऐसे हमें यहाँ तो नहीं पता समेशन में, तो ये हम अगर मान लें कि ये n है 1 + 1 + 1 + अप टू n टाइम्स है, तो आंसर क्या होगा n होगा। जैसे अगर 10 टाइम्स है तो 10 आंसर था 1 के लिए, तो ऐसे n टाइम्स है तो n आंसर होगा। तो समेशन ऑफ 1 आपको याद रखना है n होता है, क्लियर। तो ये देखो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर n x बार, तो ये रहा, और ये देखो ये वाला x बार, और ये समेशन ऑफ 1 को मैं n लिख सकता हूँ, और ये n मैं यहाँ आगे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, समझ रहे हो ना। समेशन ऑफ 1 को हम n लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो nx बार माइनस nx बार क्या आ गया, 0 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा फिर सही है हमारे पास, ए ऑप्शन जो है वो सही है, आंसर में ए ऑप्शन आएगा, क्योंकि ए में 0 है। समझ रहे हो बात को, कैसे किया है हमने क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो इसमें क्या कहता है, ये हमें कहता है इन द फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू में a प्लस में h और फिर ब्रैकेट में समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। पहले तो ये देख लो ये फॉर्मूला किसका है, स्टेप डेविएशन मेथड का है, मीन निकालने के लिए, ठीक है। फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यू आई इज़ इक्वल टू, मतलब जो हम यू आई निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, जब भी हम इसमें मीन निकालते हैं तो ये जो यू आई होता है ये कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको याद है यू आई कैसे निकालते हैं, देखो यू आई के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी आई बाई में एच, ठीक है। एच क्या होता है हमारे पास, क्लास साइज, क्लास इंटरवल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, जैसे ये 40 to 50 वाला डिफरेंस कितना 10 है, सब में 10 10 का डिफरेंस है, तो ये एच 10 है यहाँ पर, ठीक है। डी आई मैंने आपको बताया था कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए करके निकलता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ जरा, समझ रहे हो। और यहाँ पर ये जो डी आई में एक्स आई माइनस ए था, ये ए कौन सा होता था, इनके बीच का वैल्यू, मतलब जो ये क्लास मार्क्स होते हैं इनके बीच की वैल्यू, जैसे टोटल 5 है तो ये बीच वाला 25, ये ए बनता है हमारे पास, समझ रहे हो, क्लियर। अब देखो अगर हम इन ऑप्शन में देखें तो यू आई की ये वैल्यू कहीं भी नहीं दी हुई इसमें, तो फिर हम देखते हैं डी आई को हम कैसे लिखते हैं, एक्स आई माइनस में ए अपॉन में ये एच आ जाएगा। डी आई की वैल्यू लिख दी मैंने एक्स आई माइनस ए और ये वाला एच, तो यू आई के लिए ये फॉर्मूला भी बन गया, यानी कि एक्स आई माइनस में ए अपॉन में एच। तो यहाँ से देख लो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, फिर सी ऑप्शन सही है, अगर आप देख पा रहे हो सी में यही लिखा हुआ है एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर होगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आया क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स किया हुआ है एनसीईआरटी का तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है फिर आपके लिए, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।